नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और भारतीय संविधान पे जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं इसमें से ये 16वां है और आज हम 16वें लेक्चर में पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसकी चर्चा संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 148 में बताया गया है कि भारत में एक महालेखा परीक्षक और नियंत्रक होगा। इसके अनुसार भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जो देश की राज्यों और केंद्र दोनों स्तरों की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करेगा। अब जो व्यवस्था की गई थी उसमें यह है कि जो कैग होगा, जो हमारा महालेखा परीक्षक होगा, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों स्तर की सरकारों की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण एवं परीक्षण करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु इसे पद से दोनों सदनों से संयुक्त समावेदन पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जो कैग है उसको अपॉइंट तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर कभी इसको हटाना पड़ता है तो दोनों सदनों के संयुक्त समावेदन के बाद ही राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसको वेतन एवं सेवा शर्तें विधिक होती हैं, अर्थात इन्हें संसद अधिक कथित करती है। इसकी पदावधि के दौरान इसमें कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कैग 2020 में मतलब कैग बन रहा है और अभी वो कार्यरत है तो उस जो कैग है, कैग के मुखिया हैं, उनको उनके वेतन को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता उनके कार्यकाल के दौरान। उनके कार्यकाल में किसी अगले कार्यकाल के लिए ऐसा किया जा सकता है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वहाँ से लिया गया है, वहाँ जो व्यवस्था थी उससे हिसाब से लिया गया। जो कैग था वो असल में ब्रिटेन में भी ये व्यवस्था की गई है और ब्रिटेन के हिसाब से ये चलता है। भारत की समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रदान होता है। जितनी भी लेखा प्रणालियाँ हैं सरकारी स्तर की, तो उन सभी का जो मुखिया होता है, उन सभी की जांच करने वाला जो शख्स होता है, जिस व्यक्ति को इस सारी चीज़ों की एक तरफ से पावर होती है, वो हमारे कैग होते हैं। जो महालेखा परीक्षक होता है उसकी पदावधि होती है 65 साल। जहाँ से पद ग्रहण किया वहाँ से 6 वर्ष या 65 साल, जो चीज़ पहले हो जाए। अगर अभी वो 60 साल के हैं तो वो 65 साल में रिटायर कर जाएंगे 6 वर्ष से पूर्व। अगर वो 58 साल के हैं तो जहाँ 6 वर्ष पूरे होंगे वहाँ वो रिटायर कर जाएंगे। वो किसी भी समय स्वयं राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र या लेख द्वारा त्यागपत्र कर सकता है। अगर कैग के जो मुखिया हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, वो चाहें तो वो कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। कैग को अनुच्छेद 148(1) और 124(4) के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे कि पहला आया कि जो दोनों सदन हैं उनके संयुक्त समावेदन द्वारा उनको हटाया जा सकता है। एक तरह की महाभियोग की प्रक्रिया है जो कैग को हटाने के लिए करनी पड़ती है। वेतन एवं भत्ते। महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके वेतन के इक्वल इनको वेतन मिलता है। अनुच्छेद 149 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसके कर्मचारी वृंदों के वेतन तथा प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि से भरित होगा। और जो भारत की संचित निधि है वहाँ से जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं उन सभी का वेतन वहीं से निकलता है, तो कैग का वेतन भी वहीं से आता है। जो पहले कैग थे वो थे V नरहरि राव, जो 1948 से 1954 तक कैग के पद पर रहे। और जो वर्तमान कैग हैं वो 14वें व्यक्ति हैं जो कैग की कुर्सी पर हैं, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू। ये 2020 में CAG बने हैं। जो कैग है उसकी कुछ शक्तियां भी हैं। संसद द्वारा 1976 में संशोधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम, 1971 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कृत्य पर इस प्रकार दिए गए हैं कि भारत और प्रत्येक राज्य की सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक सेवाओं से संबंधित सभी व्ययों की जांच या प्रत्यावेदन देने की क्या व्यय संविधान एवं कानून के अनुसार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। जितने भी हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, संघ की सरकार है, तो ये सारी सरकारें जो उनकी संचित निधि है, आकस्मिक निधि है और लेख लेखा संबंधित जितनी भी व्यय हैं उन सभी की जांच को, उन सभी के खर्च की जांच कर सकता है कैग। ये देख सकता है कि जो खर्च हुआ है वो कानूनी तौर पे हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ कैग है वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में जो कैग होता है वो एक तरफ से नियंत्रक भी होता है और भारत में ये सिर्फ लेखा परीक्षक है, नियंत्रक नहीं है। जो नियंत्रक होने वाली शक्तियाँ हैं उनको एक तरह से कम कर दिया गया है और ये एक तरफ से सिर्फ आपका परीक्षण कर सकते हैं। अगर नियंत्रक होते तो नियंत्रक के तौर पे
ये दूसरे इनके पास शक्तियाँ होती। इसके अलावा जो हमारे कैग होते हैं, तो हमारे कैग जो हैं वो इस तरह की किसी भी निधि पे जांच नहीं कर सकते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो, या फिर रॉ टाइप की एजेंसियां जो हमारे गुप्तचर एजेंसियां हैं उन पे जो खर्चा होता है उसका जांच नहीं कर सकते हैं ये। तो दोस्तों हमने कैग के बारे में पढ़ा, और इसी तरह आगे हम आगे बढ़ते रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।